बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बायोलॉजी पार्ट 2। आज हमारा टॉपिक है थर्मो रेगुलेशन। चैप्टर नंबर 1 है अकॉर्डिंग टू आवर बुक 15। थर्मो रेगुलेशन एक्चुअल में क्या होता है थर्मो रेगुलेशन और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों आती है ऑर्गेनिज्म के अंदर। थर्मो रेगुलेशन एक्चुअली दैट मीन टू मेंटेन द इंटरनल टेम्परेचर, कि जानदार अपनी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करता है। इस मेंटेनेंस को फिर हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट थर्मो रेगुलेशन। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर is called thermoregulation। इंटरनल टेम्परेचर लिख लें या फिर आप बॉडी टेम्परेचर भी लिख सकते हैं। ये बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। अब ये मेंटेन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, सो इसमें ऐसा है बेटा कि अगर जानदार का बॉडी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर एक्चुअली क्या करती है, उसके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करती है। मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करेगी कैसे? वो इस अंदाज में कि वहां पर जितने भी एंजाइम काम कर रहे हैं वो एंजाइम सारे के सारे डिस्टर्ब होंगे। अब अगर एंजाइम डिस्टर्ब हो रहे हैं तो डेफिनेटली ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होने वाला जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होगा। अगर वो डिस्टर्ब होता है तो उसके साथ बाकी और बहुत से प्रोसेस ऐसे होंगे जो कि डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि जानदार जो है वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करें। लेकिन अगर आप इसकी कैटेगरीज में पढ़ेंगे तो आपको कुछ ऐसे जानदार भी मिलेंगे कि जो अपना बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चेंज कर लेते हैं। मतलब वही है कि जैसा माहौल वैसे आप वहाँ पे। ठीक है, तो अगर किसी इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो भी अपना बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा रख लेते हैं, अगर कम है तो वो भी बॉडी टेम्परेचर कम रख लेते हैं। ठीक है, हमारी यहाँ जो बेसिकली डिस्कशन होगी वो ज़्यादातर उनसे होगी कि जो अपना बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखते हैं। ठीक है, मतलब सेम रखते हैं, उनके बारे में हम डिफरेंट जो डिस्कशन करेंगे। बाकी इतनी ज़्यादा डिस्कशन इसमें नहीं होगी जो अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट या थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट। थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट, ठीक है, प्लांट्स के अंदर भी टेम्परेचर मेंटेन किया जा रहा होता है। ये एक्चुअल में होता है कि जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर चेंज होता है तो फिर वो इंटरनल इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करता है। तो ऑर्गेनिज्म की यही कोशिश होती है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का जो इनसाइड इफेक्ट है वो ना हो। ये सारा था क्या, होमोस्टेसिस था ना। तो होमोस्टेसिस में क्या हो रहा था कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स के अंदर चेंजिंग्स आती हैं, उन चेंजिंग्स का इंटरनल पे इफेक्ट होता है जिससे कुछ नुकसान हो सकता है। तो इंटरनल की प्रोटेक्शन करना ही एक्चुअल में क्या था, होमोस्टेसिस। तो थर्मो रेगुलेशन प्रोसेस होमोस्टेसिस का ही कंपोनेंट है। सो दैट इज़ वाई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आ रही हैं वो इंटरनल पे इफेक्ट करेंगी। तो प्लांट्स ने या ऑर्गेनिज्म ने क्या करना होता है, उसको कंट्रोल करना होता है। ठीक है, अब आप देखिए कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर चेंजिंग्स आती हैं एक्सटर्नल में, तो वो टेम्परेचर के लिहाज से वो चेंजिंग किस तरह की हो सकती है। हाई टेम्परेचर हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, लो टेम्परेचर। तो इन दोनों के लिए प्लांट्स के अंदर कुछ एडेप्टेशन जो है वो लाजमन प्रेजेंट होंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देखिए, हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। लेट्स सी हाई टेम्परेचर।
अब सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हाई टेम्परेचर का प्लांट के ऊपर असर क्या होता है, क्या नुकसान होगा। नंबर 1 अगर आप देखें तो इसके एंजाइम डिस्टर्ब होंगे, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं एंजाइम। तो अगर प्लांट के एंजाइम डिस्टर्ब होते हैं तो प्लांट का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा। अगर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है तो फिर सारे प्रोसेस ही डिस्टर्ब होते हैं। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस डिस्टर्ब हो सकती है, रेस्पिरेशन जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है। पहली चीज हाई टेम्परेचर का इफेक्ट। दूसरा अगर आप देखें हाई टेम्परेचर तो वो है डिहाइड्रेशन। हाई टेम्परेचर में प्लांट डिहाइड्रेट हो सकता है। किस तरह से डिहाइड्रेट होता है कि देखिए जब प्लांट की बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है ना, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, अब उसके इंक्रीज करने को उसने कंट्रोल करना है, तो उसके कंट्रोल के लिए वो इवेपोरेशन करेगा इन द फॉर्म ऑफ क्या है, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन वो करेगा, दैट मीन लॉस ऑफ वाटर। अब जो पानी जा रहा है प्लांट की बॉडी से वो हीट को लेके जा रहा है। आपने कभी सुना होगा कि ट्रांसपिरेशन जो है प्लांट्स के अंदर कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करती है। तो हाई टेम्परेचर हो रहा है तो उसने ट्रांसपिरेशन ज़्यादा से ज़्यादा कर दी जिससे उसको कूलिंग इफेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इस ट्रांसपिरेशन के रिजल्ट में होगा क्या, मैक्सिमम लॉस ऑफ वाटर। तो जब लॉस ऑफ वाटर हो रहा है तो डेफिनेटली उसका एंड जो है वो यही होगा, डिहाइड्रेशन, ठीक है। अब अगर आप उसने डिहाइड्रेशन से बचना है कि प्लांट को पानी की कमी हो रही है तो उसने इस चीज से बचना है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, स्टोमेटा को बंद कर देगा। स्टोमेटा को क्लोज करेगा। अब अगर स्टोमेटा क्लोज होता है तो समझे प्लांट दोनों तरफ से गया। दोनों तरफ से गया का क्या मतलब, स्टोमेटा क्लोज हो गया, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही तो फिर नो फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो इसका मतलब देयर इज नो ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज नहीं है तो एनर्जी नहीं है। एक तो ये नुकसान होगा स्टोमेटा बंद करने से। दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा नुकसान ये है कि इंटरनल टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। इंटरनल टेम्परेचर वो मजीद क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों तरफ से प्लांट के डेथ के चांसेस जो है वो हो जाएंगे, ठीक है। सो हाई टेम्परेचर कैन इफेक्ट इन दिस वे, डिहाइड्रेशन करवा के प्लांट को मार सकता है, या फिर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी तो एनर्जी नहीं मिल पाएगी, वहां से भी डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। अब इस हाई टेम्परेचर के लिए एडेप्टेशन क्या है प्लांट के पास। एडेप्टेशन अगर आप देखेंगे तो इस प्लांट के पास बहुत सी टाइप की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। प्रोटीन्स खास तौर पर उसमें से एक हीट शॉक प्रोटीन, और भी बहुत सी प्रोटीन प्लांट ने अपने अंदर डेवलप करवाई है जो क्या करती है, बेसिकली वहां पे एंजाइम को प्रोटेक्ट कर रही होती है, ठीक है। एंजाइम को प्रोटेक्ट किए जाएंगे तो उसका मेटाबॉलिज्म चलता रहेगा। अगर मेटाबॉलिज्म चलता रहेगा तो वो किसी न किसी तरह से सर्वाइव जो है वो कर जाएगा, ठीक है। कुछ प्लांट ने तो अपनी एबिलिटी वही बढ़ा लिया। फॉर एग्जांपल आप देखें टेम्परेट रीजन जो होता है, टेम्परेट, वहां के प्लांट ऑलमोस्ट 40 सेल्सियस टेम्परेचर तक भी बर्दाश्त कर सकते हैं। ट्रॉपिकल में भी कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो हीट शॉक प्रोटीन ये एक टर्म है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हीट शॉक प्रोटीन। तो आपने इसका आंसर ये देना है कि इट्स अ प्रोटीन ऑफ अ प्लांट विच हैव एबिलिटी टू बियर हाई टेम्परेचर। कि अगर किसी प्लांट के पास हीट शॉक प्रोटीन है तो वो क्या कर सकता है, वो हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त ईजिली बर्दाश्त जो है वो कर सकता है, ठीक है। तो इस अंदाज में प्लांट के अंदर ये अडेप्टेशन है, बहुत सी प्रोटीन वो डेवलप करवाता है जो प्रोटीन्स हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त जो है वो कर सकती होगी, ठीक है।
उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट लो टेम्परेचर, कि लो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। लो टेम्परेचर अगर आप देखिए तो ये भी एंजाइम को ही डिस्टर्ब करता है। नंबर 1 आप देखिए एंजाइम इसको डिस्टर्ब करेगा। अब अगर आप देखें एंजाइम डिस्टर्ब हो रहे हैं तो वही बात कि मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा। ठीक है, अगर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है तो देयर विल बी अ मैनी प्रोसेस विच विल बी डिस्टर्ब। बहुत से प्रोसेस होंगे जो डिस्टर्ब होंगे बाय डिस्टर्बेंस ऑफ एंजाइम। इसके अलावा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि देखें ड्यू टू लो टेम्परेचर जो सेल्स हैं उसके राउंड गिरदो नवा में क्या होता है, अगर वहाँ पे वाटर मौजूद है तो वो फ्रीज कर जाता है। ठीक है, और उसके रिजल्ट में क्या बनते हैं, क्रिस्टल। यानी अगर आप देखिए ना कि ये आपके पास कोई भी लेट्स सी ये प्लांट सेल है, तो यहां सराउंडिंग में क्या होगा, वाटर के क्रिस्टल बन जाएंगे। ये क्रिस्टल्स हैं, बाहर साइड पे क्रिस्टल बनेंगे। बाहर साइड वाले क्रिस्टल इतने ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, बट इन केस अगर इनसाइड क्रिस्टल बन जाते हैं, ये देखिए ये इनसाइड क्रिस्टल बने हुए हैं। कैसे क्रिस्टल बने हुए हैं, ये फ्रीजिंग प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्रिस्टलाइजेशन हुई है लो टेम्परेचर की वजह से। अगर इसके अंदर क्रिस्टल बनते हैं तो फिर वो नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, वो अंदर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डैमेज करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको वो डैमेज करेंगे। इन सिंपल आप कह सकते हैं कि वो इसको पंक्चर कर देंगे। अब देखिए अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पंक्चर होती है तो वहां से ऑर्गेनेली मूव कर सकते हैं। ऑर्गेनेली मूव करने का मतलब ये है कि सेल का जो स्ट्रक्चर है वो लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर सेल स्ट्रक्चर लॉस कर जाता है तो दैट मीन सेल खत्म। ठीक है, तो ये लो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। ओके, एक तो ये आपके पास इफेक्ट होगा कि क्रिस्टल फॉर्मेशन होगी आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल, तो उससे सेल का स्ट्रक्चर जो है वो लॉस हो सकता है। तो सेल मतलब ये है कि ख़त्म हो जाएगा। तो ये लो टेम्परेचर का इफेक्ट है। इसके अलावा अगर आप देखें जो लो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होता है। कहाँ होगा, एट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर आप देखें कंपोजिशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में चीजें आती हैं। नंबर 1 लिपिड्स, नंबर 2 प्रोटीन, ये दोनों मेजर हैं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट। अब इसमें अगर आप लिपिड्स की बात करते हैं ना, लिपिड्स, तो लिपिड्स का काम बेसिकली होता है फ्लूइडिटी प्रोवाइड करना। फ्लूइडिटी दैट मीन अ फ्लूइड लाइक नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिससे सारी ट्रांसपोर्ट पॉसिबल होती है। लो टेम्परेचर पे क्या होता है, लिपिड ज्यादा इफेक्ट करती है। ठीक है, कैसे इफेक्ट करती है, एट द लो टेम्परेचर लिपिड के अंदर आप समझ लें कि फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाती है या इसके अंदर क्रिस्टल्स बन जाते हैं विद इन अ मेम्ब्रेन, और उसका असर ये होगा कि वहां पर जो ट्रांसपोर्ट की जा रही है वो स्टॉप हो जाती है। ट्रांसपोर्ट स्टॉप हो जाएगी। अब ट्रांसपोर्ट स्टॉप है तो इस केस में भी सेल को नुकसान है कि बहुत सी चीज़ें जो सेल के अंदर आनी या जानी थी वो सारी की सारी क्या हो गई हैं, रुक गई हैं। क्यों रुक गई हैं, बिकॉज वहाँ लो टेम्परेचर की वजह से सेल मेम्ब्रेन की जो लिपिड्स मॉलिक्यूल है वो लॉक्ड हो चुकी है, उसमें क्रिस्टल बन चुके हैं और उसकी जो फ्लूइडिटी वाली नेचर है वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अब इससे बचने का क्या, कौन सा इफेक्ट है या कौन सी एडेप्टेशन है, तो इससे बचने का एक ही तरीका है। अब वो ये है कि आपको पता है लिपिड्स के अंदर जो यूनिट है वो होते हैं फैटी एसिड, और फैटी एसिड के बारे में आपने पढ़ा है कि इनकी 2 टाइप होती हैं। अगर आप फैटी एसिड को देखिए ना
तो इसकी दो टाइप होती हैं, आपने फर्स्ट में पढ़ा था, एक होती है सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरी टाइप होती है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। सैचुरेटेड में आपने पढ़ा था कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और ये भी आपने पढ़ा था कि ये रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड, ठीक है। अगर आप अनसैचुरेटेड की बात करें तो उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कहां, कार्बन टू कार्बन, ठीक है। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एट द रूम टेम्परेचर ये लिक्विड होते हैं। और हमने पढ़ा था कि जितने भी प्लांट्स लिपिड्स है ना, वो सारे के सारे क्या हैं, अनसैचुरेटेड, ये लिक्विड लिक्विड होते हैं एट द रूम टेम्परेचर, और इनका फ्रीजिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सैचुरेटेड, ठीक है। अब अगर आप इनको देखें, प्लांट्स के अंदर कौन सी एडेप्टेशन आ सकती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बचा सकती है क्रिस्टलाइजेशन से, ठीक है, कि वहाँ क्रिस्टल ना बने, वहाँ पे वो सारी मेम्ब्रेन लॉक ना हो, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो है वो कंटिन्यू हो। उसके लिए एक ही एडेप्टेशन है कि वो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स है, उन लिपिड्स में ज्यादा मिकदार जो है वो अनसैचुरेटेड के लिए आए, अनसैचुरेटेड की, ठीक है। जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड उसके अंदर आ जाएंगे तो फिर उसमें क्या होगा कि जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है वो नहीं होगा, ठीक है। मतलब और मजीद लो टेम्परेचर को बर्दाश्त किया जा सकता है और अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एज इट अपनी फ्लूइडिटी को मेंटेन रख सकती है। लेकिन इस चीज को लाना, दैट मीन आप ये प्लांट क्या करना चाह रहे हैं, वो मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंजिंग्स लाएंगे, मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंजिंग। अब मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंजिंग इतनी जल्दी तो आती नहीं है, तो ये फिर क्या होगा, इसे फिर आप कह सकते हैं एवोल्यूशन, एवोल्यूशन या एडेप्टेशन, जो कि बहुत ज्यादा टाइम लेगी, बहुत लंबे अरसे तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, फिर कहीं जाकर होगा कि उनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मिकदार जो है वो बढ़ा दी जाए और सैचुरेटेड की जो है वो कम कर दी जाए, ठीक है। अब इस केस में यही होगा कि प्लांट के अंदर जो लो टेम्परेचर है उसको भी बर्दाश्त किया जाएगा। वैसे बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो इस एडेप्टेशन की तरफ जा रहे हैं, खासतौर पर जो ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, ठीक है। सो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को लाना एक गुड स्टेप होगा कि आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड्स की फ्लूइडिटी को एज इट मेंटेन कर सकें, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो क्रिस्टलाइजेशन होती है उसकी भी एडेप्टेशन है कि बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्म के अंदर क्रिस्टलाइजेशन कर देते हैं। सुपर कूलिंग, उसको भी सुपर कूल प्लांट भी कहा जाता है कि प्लांट अपने साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ स्पेसिफिक साल्ट वगैरह के क्रिस्टल बन जाते हैं। प्लांट एक्सक्रीशन में आपने पढ़ा होगा, एक्सक्रीशन इन प्लांट, कि कुछ प्लांट अपने कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट, हैवी मेटल्स ये अपने साइटोप्लाज्म में रख लेती हैं। ये साइटोप्लाज्म के अंदर अगर मौजूद होगा तो प्लांट का साइटोप्लाज्म क्रिस्टलाइजेशन की तरफ नहीं जाएगा। मतलब अगर लो टेम्परेचर हो रहा है तो प्लांट का साइटोप्लाज्म जो है वो क्रिस्टल्स में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। दैट मीन वो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर को भी बर्दाश्त कर सकता है, यानी एट द सुपर कूलिंग अ प्लांट सेल कैन सर्वाइव। दैट मीन सुपर कूल होने पर भी प्लांट का साइटोप्लाज्म जो है वो कभी भी क्रिस्टलाइजेशन की तरफ नहीं जाएगा।
तो ये चंद एक अडेप्टेशन है कि प्लांट किस तरह से अपना लो टेम्परेचर इलाके के अंदर भी इजीली सर्वाइव कर सकता है। अब लो टेम्परेचर की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप वर्ल्ड वाइड बात करें तो आप पोलर रीजन को देख लें, वहाँ पे सारा साल क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। वहाँ पे जो प्लांट सर्वाइव कर रहे हैं उनके अंदर इसी टाइप की ही अडेप्टेशन जो है वो मौजूद होती है, इसलिए वो लो टेम्परेचर को बर्दाश्त कर रहे होते हैं। तो बेटा होपफुली कि आपको समझ आई होगी। अब इस टॉपिक के अंदर अगर आप देखें ना, एज ए लॉन्ग भी ये टॉपिक है टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट, और एज ए शॉर्ट इसमें जो पूछा जाता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हीट शॉक प्रोटीन, और सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन होता है कि व्हाट आर द प्लांट अडेप्टेशन टू द लो टेम्परेचर, कि प्लांट के पास लो टेम्परेचर के लिए कौन सी अडेप्टेशन है। तो इसमें आपने लिखना है, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फैटी एसिड को चेंज करना, दूसरा है कि क्रिस्टलाइजेशन, कि वो क्रिस्टल बनाए सम स्पेसिफिक मेटल्स के, जो प्लांट सेल को सुपर कूल होने से सुपर कूल होने के बावजूद भी क्रिस्टलाइजेशन से प्रिवेंट कर सकता हूँ, ठीक है। सो बेटा होपफुली कि आपको समझ आई होगी। आप वीडियो देखें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही जब आप लेक्चर देखते हैं तो आप कमेंट्स में जाकर पूछ सकते हैं, जैसे कि 2-4 बच्चों ने पूछा भी था ज़ीरोफाइट के बारे में और हाइड्रोफाइट्स के बारे में। तो आप लोग भी लाजमन ये करें कि जो चीज़ नहीं समझ में आती कमेंट्स में जो है वो जाकर तो टाइप करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।